हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, वेलकम इन माय क्लास। आज स्टार्ट करेंगे बेटे मोशन इन प्लेन का लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो फटाफट निकाल लीजिए कॉपी और पेन और लिखना स्टार्ट करें मोशन इन प्लेन। अभी तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी चैनल्स को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मोशन इन प्लेन ये फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने चल रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं नीड ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, वेक्टर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। इसके लिए देखें, जैसे आप किसी पॉइंट पे खड़े हैं और आपसे ये हम बोलें कि आप 3 मीटर या 3 किलोमीटर मूव करके हमारे पास आ जाएं। तो 3 किलोमीटर मूव करने के लिए जब हम बोलेंगे तो आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर दे सकते हैं। आप इधर मूव करके यहाँ आ गए, इधर मूव करके इधर चले गए, यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पहुंच गए, यहाँ से मूव करते ऊपर, यहाँ से मूव करते इस साइड में, लास्ट में यहाँ तक हमारे पास तक आए। बड़ी परेशानी की बात। तो इसके लिए हम आपको क्या बताएं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो इसके लिए हमें क्या बताना पड़ता है, उसकी डायरेक्शन को। मीन्स मैग्नीट्यूड तो हम आपको बताएंगे ही कि 3 किलोमीटर आपको मूव करना है, प्लस इसके साथ साथ हमें आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में आपको मूव करना होगा, किस डायरेक्शन में आप मूव करेंगे। तो दो चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है हमेशा, एक तो मैग्नीट्यूड प्लस उसकी डायरेक्शन। लेकिन डायरेक्शन में उसी क्वांटिटी को हम डायरेक्शन में बताएंगे जो जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट हो। जैसे मास है, मास में हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वो मास ऑलरेडी उसमें डायरेक्शन होता ही नहीं है। तो जिस क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होगी उसी में हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ती है, जिससे हम सुटेबल लोकेशन तक पहुंच जाएं। क्लियर है? तो ये होता है रिक्वायरमेंट ऑफ डायरेक्शन, कि वेक्टर की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, वेक्टर डायरेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए। क्लियर? अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर को। लेकिन इससे पहले हम आपको पढ़ाएंगे एक बेसिक टॉपिक जो आपने पहले पढ़ चुका है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी एक्चुअल में होता क्या है। देखो, फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले हम देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिनके पास यूनिट होती है, जिनके पास यूनिट अगर है वो कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स के होंगे। एक तो होता है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, फिर से नोट डाउन करें, स्केलर क्वांटिटी, एंड सेकंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी। जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिनमें यूनिट होता है उसे हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। और फिजिकल क्वांटिटी जो भी होते हैं दैट आर 2 टाइप्स, वह 2 टाइप्स में होंगे। एक तो होगा स्केलर क्वांटिटी और सेकंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, बहुत बेसिक है, इसको आप पहले देख ले, उसके बाद फिर आपके टॉपिक पे आते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों प्रेजेंट होता है। जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, सॉरी नो डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड हो बट उसमें डायरेक्शन प्रेजेंट ना हो, ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। बट फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों प्रेजेंट हो, दैट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड भी इसमें प्रेजेंट होता है प्लस डायरेक्शन भी प्रेजेंट होगा, ऐसी क्वांटिटी नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। तो आप कहेंगे स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी है, तो आ जाए भाई। स्केलर क्वांटिटी होती है मास, टाइम, इसमें कभी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, मास, टाइम, और क्या लेंगे, डिस्टेंस, एंड मेनी क्वांटिटीज। बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिसमें हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। उसकी न्यूमेरिकल, मैग्नीट्यूड का सेंस ध्यान रखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे हमने मास लिया 5 kg, तो ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में 2 चीजें प्रेजेंट होंगी, चाहे स्केलर हो या वेक्टर हो। एक तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जिसे हम मैग्नीट्यूड बोलेंगे, और दूसरा होता है उसकी यूनिट। जी क्लियर? इसमें भी मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों प्रेजेंट रहेगा। जैसे हमने फोर्स लगाया 5 न्यूटन, ये फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। 5 न्यूटन ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, और ये हो गया उसकी यूनिट, ये हो गया उसकी यूनिट। प्लस इसके साथ साथ हमें
क्या अभी ये इनकम्प्लीट, कंप्लीट कब होगा? जब इसकी डायरेक्शन को हम शो करें। डायरेक्शन क्या होगा? सपोज नॉर्थ, नॉर्थ में है तो ये इसकी डायरेक्शन को शो करेगा। मीन्स वेक्टर क्वांटिटी आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों प्रेजेंट हो, वो कहलाता हमारा वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यहां तक नोट करें। इसके बाद देखते हैं डिफरेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होगा, नोट करें। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डिफरेंस इन दोनों में। अभी हमने देखा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, इन दोनों क्वांटिटीज में डिफरेंस क्या होता है। मीन्स सबसे पहले देखते हैं स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ क्वांटिटीज, दोनों क्वांटिटी में डिफरेंस क्या होगा। इसमें देखिए ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी में अभी आपने देखा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और क्या प्रेजेंट होता है? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्या डिफरेंस हो सकता है इन दोनों में? कि ये ऑर्डिनरी लॉ से ऐड किए जा सकते हैं। मीन्स ऐड विथ ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा। लेकिन ये ऑर्डिनरी लॉ से नहीं ऐड किए जाएंगे, इसको ऐड करने के लिए आपको स्पेशल रूल बताया जाएगा, उसकी हेल्प से इसे हम ऐड कर सकते हैं। मीन्स ऐड विथ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर, ये एडिशन आपको हम भी सिखाएंगे इसके बाद। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इससे ऐड किए जाएंगे। क्लियर? एक डिफरेंस और नोट कर लीजिए। चलिए कि अगर स्केलर क्वांटिटी को चेंज करना हुआ तो कैसे चेंज करेंगे? इसके मैग्नीट्यूड को चेंज करके, इसके मैग्नीट्यूड को हम चेंज कर देंगे और इसके जो भी क्वांटिटी रहेगी वो चेंज हो जाएगी। मींस चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड। बट जो इस वेक्टर क्वांटिटी होगा उसको हम चेंज करना है तो हम दोनों मेथड से या दोनों को चेंज करके चेंज कर सकते हैं। मींस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में से किसी क्वांटिटी को चेंज कर देंगे तो वेक्टर की जो भी क्वांटिटी रहेगी वो चेंज हो जाएगा, या फिर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को आप चेंज कर दें तब भी ये क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। मींस चेंज इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और बोथ दोनों को चेंज करके भी चेंज कर सकते। तो ये बेसिक हमारा कुछ डिफरेंस था। इसके बाद हम देखते हैं कि वेक्टर को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ये हम सीखें। देखो बेटे, वेक्टर क्वांटिटी को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से। इससे रिप्रेजेंट करेंगे, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो का ये पोर्शन कहलाता है हेड और ये पोर्शन कहलाएगा टेल। टेल, ये हेड और ये टेल। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम एक एरो से डिनोट करेंगे। एरो की जो लेंथ होगा, इसकी जो ये लेंथ है, लेंथ ये हमारे वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को शो करेगा। क्लियर? बट जो ये हेड है, हेड में जो एरो लगा हुआ है, ये हमारा हेड डायरेक्शन को शो करेगा। किसको शो करेगा? डायरेक्शन को शो करेगा। हमने कह दिया भाई एक फोर्स लगाओ, फोर्स 50 न्यूटन इन नॉर्थ डायरेक्शन। 50 न्यूटन आपने लगाया तो आप जानते हैं नॉर्थ किधर होता है, यहाँ पे देख लें, ईस्ट वेस्ट
नॉर्थ साउथ। आपने किधर फोर्स लगाया? नॉर्थ डायरेक्शन में। कितने न्यूटन का? 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो 50 न्यूटन आपने ये लगा दिया। अब समस्या ये आई कि इसकी लेंथ कितनी होगी? लेंथ तो आप यहां पे सपोज करेंगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 न्यूटन। आपने ये ले लिया 1 सेंटीमीटर किसके न्यूटन के इक्वल है? 10 न्यूटन। तो यहाँ पे कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे? 5 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5, ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है। और ये 5 सेंटीमीटर कितने न्यूटन को शो करेगा? 50 न्यूटन। और ये डायरेक्शन तो आप जानते हैं किधर जा रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो इस तरह से हम वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करेंगे। तो यहाँ तक आई होप आप सभी का क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आप फिर पढ़ने चल रहे हैं पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। तो इसे नोट डाउन करें बच्चों। उसके बाद स्टार्ट करते हैं पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जस्ट नोट डाउन इट। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होगा? देखिए, किसी एक फिक्स पॉइंट ले लिया, यहां से हम हर डिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो ये कहलाता हमारा ओरिजिन, या फिर इसी को बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और डायरेक्शन, किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और डायरेक्शन, ये क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। मीन्स, और हाँ, कोई ऑब्जेक्ट अगर कहीं पे प्लेस है तो आप जानते हैं हम अपनी लैंग्वेज में 3 तरह के कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं कहीं की भी डायरेक्शन बताना हुआ। एक्स वाई जेड। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम यहाँ पे, तो हमें तो पता है भाई ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पता है, लेकिन अगर हम कहीं पे चले जाएं दूसरे कंट्री में या दूसरे प्लेस पे चले जाएं, किसी और प्लेनेट पे चले जाएं, तो वहां पे हमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पता नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं। कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड एक्सिस का यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हम कोई भी डायरेक्शन को बता सकते हैं। तो हमने मान लिया ओरिजिन ये, और ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड, जी ले लिया। इसके ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमने देखा ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस है, ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे प्लेस है। तो ये वेक्टर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बताता है, मींस पोजीशन वेक्टर क्या है? जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को बताता है इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम with respect to reference point. Means it tells about distance from origin या reference point, and it tells about direction with respect to ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को बता रहा है। ऐसा वेक्टर क्या कहलाएगा? और हाँ, ध्यान रखना, इन कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट वेक्टर इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। इसे हम क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर आर से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? आर से। एक्स वाई जेड किसी में भी हो सकता है, एक्स डायरेक्शन में भी हो सकता है, वाई में भी, जेड में, तीनों में भी हो सकता है। तो ये कहलाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर। क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं बेटे, ये ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ इस पॉइंट पे आ जाए, तो इस समय ए पॉइंट से मूव करता हुआ कहां पे आ गया? बी पॉइंट पे आ गया। तो यहां से मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे आया, यहां पे पोजीशन वेक्टर है सपोज R2। तो यहां से जो मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट ए से बी पे आया, इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। कहां से आया? 1 से 2 पे। इसको क्या बोलेंगे? सॉरी, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये तो हो गया पोजीशन वेक्टर, पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन। तो यहां से मूव करता हुआ यहां पे आया, ये क्या कहलाएगा? इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो सेकंड हमने ये भी बताया था, दोनों पॉइंट यहां पे डिस्कस करेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन पोजीशन वेक्टर टू अनदर पोजीशन वेक्टर, तो ये जो वेक्टर फॉर्म होगा ये कहलाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर। मींस R12 ये क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर। और इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर।
R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे चल के हम सीखेंगे ये कि एक वेक्टर ये दे रखा है, दूसरा वेक्टर ये है R2 R1 और ये है R2, और यहाँ से इसको हमने मिला दिया, ये हो गया R12। तो इसकी वैल्यू कैसे हमने फाइंड आउट किया, R1 वेक्टर प्लस जहां पे इसका हेड दूसरे वेक्टर का टेल, तो वो आपस में ऐड हो जाते हैं, प्लस R12 वेक्टर, इसका हेड को हेड से और टेल को टेल से मिलाने वाला जो वेक्टर होगा वो उसका रिजल्टेंट होता है। यहां से हम वैल्यू R12 की फाइंड आउट कर सकते हैं, R2 माइनस R1 वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो बच्चों यहाँ की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। और हाँ, लास्ट में कहेंगे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस आपको आसानी से अवेलेबल हो जाए। तो इतने टॉपिक को नोट करें, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का पढ़ेंगे।